हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एन एज। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए कलाम अकेडमी के द्वारा माइनर टेस्ट 06 आयोजित करवाया गया है। तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर 120 सवालों की हम चर्चा करेंगे। काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रैक्टिस के हिसाब से ये वीडियो आपका सबसे बेस्ट होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए शुरू से लेकर एंड तक। और जो भी विद्यार्थी पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि लगभग आपका सिलेबस यहाँ पर मैच कर रहा है दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप इस वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, 1 से 4 तक आपको आंसर करना है। एक ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, एक तरफ आपके स्टूडेंट है और एक तरफ इनके प्राप्तांक यहाँ पर दिए गए हैं। ये 5 स्टूडेंट है यहाँ पर आपके MNPQR, और यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो पहला सवाल देखिए दोस्तों। पहला सवाल क्या कह रहा है आपका। पहला सवाल यहाँ पर कह रहा है, कौन से विद्यार्थी ने अंग्रेजी और गणित में अधिकतम औसत अंक प्राप्त किए। तो किस विद्यार्थी के द्वारा दोस्तों आपके अंग्रेजी और गणित में अधिकतम औसत अंक प्राप्त किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो M का औसत देखिए आप, M का औसत कितना हो जाएगा। तो इंग्लिश में इसने 45 प्राप्त किए और आपके मैथ में इसने 35 प्राप्त किए। तो टोटल कितने हो गए, 45 + 35 अगर आप करते हो तो कितने हो जाएंगे आपके दोस्तों, ये 80 हो जाएंगे आपके। तो 80/2 आपको करना पड़ेगा औसत निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ों का हम औसत निकाल रहे हैं, इंग्लिश और मैथ का। यहाँ पर देखिए, N ने आपके इंग्लिश में 40 प्राप्त किए और N ने आपके मैथ में कितने प्राप्त किए, 50 प्राप्त किए। तो 40 + 50 90 हो गया आपका, 90/2 यहाँ पर करना पड़ेगा। इंग्लिश में यहाँ पर P ने आपके 45 अंक प्राप्त किए और मैथ में 40 अंक प्राप्त किए। तो 45 + 40 अगर हम करते हैं तो ये आपका 85/2 हो जाएगा, ठीक है। औसत निकालने के लिए डिवाइडेड 2 कर रहे हैं। Q ने यहाँ पर आपके इंग्लिश में 30 अंक प्राप्त किए और मैथ में 40 अंक प्राप्त किए, यानी कि इसने 70 अंक ही प्राप्त किए। और यहाँ पर अगर R का आप निकालोगे तो R ने दोस्तों इंग्लिश में आपके 45 अंक प्राप्त किए और मैथ में आपके कितने अंक प्राप्त किए, इसने 50 अंक प्राप्त किए। तो 45 + 50 कितना हो जाएगा, 95/2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा औसत आपका R का निकल के आ रहा है, यानी कि राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कितने विद्यार्थियों ने गणित में 40 अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए। तो कितने विद्यार्थियों ने गणित में 40 अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए, ये आपसे पूछा गया है। तो गणित में 40 अंकों से अधिक किसने प्राप्त किए हैं। यहाँ पर तो दोस्तों 35 ही प्राप्त किए हैं। यहाँ पर आपके 50 प्राप्त किए हैं, यानी 40 से ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर 40 ही प्राप्त किए हैं, लेकिन हमको 40 से ज़्यादा चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी 40 ही प्राप्त किए हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी आपके दोस्तों 50 अंक प्राप्त किए मैथ में, यानी कि 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 40 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। किस विद्यार्थी का गणित और अंग्रेजी में अंकों का अनुपात सबसे अधिक है। तो गणित और अंग्रेजी में अंकों का अनुपात आपसे पूछा गया है, यानी मैथ का और इंग्लिश का अनुपात आपको करना है दोस्तों अंकों का, और फिर उनमें से देखना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो मैथ में यहाँ पर 35 अंक प्राप्त किए, यहाँ पर 45, तो इसको 35/45 कर देंगे। तो ये रेशो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 7/9 यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर N की बात की जाए तो यहाँ पर इसने 50 अंक प्राप्त किए मैथ में और यहाँ पर इंग्लिश में इसने 40 अंक प्राप्त किए, तो ये आपका 5/4 निकल के आ गया। यहाँ पर मैथ में 40 अंक प्राप्त किए हैं P ने और इंग्लिश में कितने प्राप्त किए, 45 प्राप्त किए हैं, तो ये आपका 8/9 निकल के आ जाएगा। Q की बात की जाए तो Q ने दोस्तों आपके मैथ में कितने प्राप्त किए, 40 प्राप्त किए हैं और यहाँ पर आपके इंग्लिश में 30 प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर 4/3 आपका निकल के आ गया। और यहाँ पर 50 और 45 का डिवाइडेशन आपको करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10/9 हो जाएगा। अब इनमें आपको ये देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अगर आप इनको डिवाइड करके देखोगे दोस्तों, तो ये तो आपकी छोटी संख्या है, ये भी आपकी छोटी है। अब 5/4, 4/3 और 10/9 में से सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, डिवाइड करके आप देख लेना। 4/3 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/3, यानी कि क्यों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका अनुपात मैथ और इंग्लिश का जो है वो सर्वाधिक है। आगे देखिए, सभी विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक है। तो अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक आपको बताने हैं, तो बताइए भैया। इसने 45 प्राप्त किए, इसने आपके 40 प्राप्त किए, तो ये कितना हो गया आपका, 95 हो गया। इसने यहाँ पर आपके कितने प्राप्त किए, 45 प्राप्त किए, तो ये आपका कितना हो गया दोस्तों। और यहाँ पर इसने प्राप्त किया आपके 30 और यहाँ पर इसने प्राप्त किया आपके 45, तो इनका टोटल करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा आपका, 205 निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना आप, यहाँ पर आपका राइट आंसर 205 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि निम्नलिखित दंड आरेख एक महाविद्यालय में विभिन्न संकायों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, तो महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या यहाँ पर बतानी है। साइंस के 200 है, वाणिज्य के 300 है तो 500 हो गए, कला के आपके 500 है तो 1000 हो गए,
विधि में आपके कितने 150 है, तो 1000 प्लस 150 आप करते हो तो कितने हो गए 1050 हो, 1150 आपके हो गए। फिर उसमें आपको शिक्षा के जोड़ने हैं 100, तो ये कितने हो जाएंगे आपके दोस्तों 1250 हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए पाई चार्ट की सहायता से भारतीय सेना का खर्च ज्ञात कीजिए यदि भारत का कुल खर्चा 120 करोड़ है। यदि भारत का कुल खर्चा 120 करोड़ है दोस्तों, तो आपको सेना का खर्च ज्ञात करना है। तो सेना का खर्च आपको ज्ञात करना है, और सेना का खर्च कितना दिया गया है यहाँ पर 59% आपका दिया गया है। तो इनका टोटल कीजिए, ये कितना निकल के आता है आपका दोस्तों, तो ये आपका 100% निकल के आएगा। तो इसको डिवाइड करके देखिए दोस्तों आप, तो इसको डिवाइड करके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा निकल के आएगा 70.8 निकल के आएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है आपका घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए, तो ये पाई चार्ट आपका सबसे बेस्ट है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न पाई आलेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ए पेपर है, बी एडवर्टाइजमेंट है, सी बाइंडिंग है, डी प्रिंटिंग है, ई रॉयल्टी है, एफ आपका मिसलेनियस है। यहाँ पर आपको ये बताना है दोस्तों, बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च किया, यानी बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना ज़्यादा प्रतिशत खर्च हुआ है। तो बाइंडिंग की बात की जाए तो बाइंडिंग कौन सा है यहाँ पर सी है आपका, तो सी की अपेक्षा एडवर्टाइजमेंट में कितना अधिक खर्च हुआ, तो सी की अपेक्षा बी में कितना अधिक खर्च हुआ। तो आप देख पा रहे हो कितना अधिक खर्च हो रहा है आपका दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर 9 अधिक खर्च हो रहा है। और इनको अगर आप टोटल करते हो तो ये कितना निकल के आएगा आपका 360 निकल के आएगा। तो 360 आपका निकल के आएगा, तो इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 10/4 आपका हो गया, यानी कि 2.5 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आगे देखिए, सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखाचित्र में दिया गया है। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का जो योग है वो 480 है। योग कितना है 480 है। तो सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, तो सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए ये आपसे पूछा गया है। तो 480 तो टोटल योग है दोस्तों, लेकिन ये किसका योग है, ये इन सब का योग है आपका। तो इन सबको अगर आप टोटल करते हो 108, 72, 87 आपका 93, तो ये कितना निकल के आता है 360 आपका निकल के आता है। यानी 480 का मान जो था 360 के बराबर था, तो मैंने 360 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर गणित का पूछा गया है तो 93 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको डिवाइड करके आप देख सकते हो, 6 से इसको काटोगे 6 बार कटेगा, 6 से ये आपका 8 बार कटेगा, फिर ये 4 बार कटेगा, फिर ये 3 बार कटेगा, 3 से ये आपका 31 बार कटेगा। तो 31 × 4 अगर आप करते हो तो ये कितना निकल के आएगा आपका 124 निकल के आ जाएगा। आगे देखिए, हरीश के मासिक घरेलू खर्चों का प्रतिशत वितरण 4 खंडों में निम्नलिखित है। यदि वह 55,000 रुपये प्रतिमाह अर्जित करता है तो प्रत्येक माह उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली EMI कितनी है। तो अगर वो 55,000 रुपये खर्च करता है दोस्तों, तो उसकी EMI आपको बतानी है। तो ये 55,000 आपके 100% के बराबर है, और यहाँ पर 46% आपको निकालना है। तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए आप, 550 को 46 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा 25,300 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आगे देखिए, अवकाश के दिनों में कक्षा X के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए गए आलेख में दर्शाए गए हैं। तो बताओ 5 या 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई की। तो 5 घंटे या उससे कम कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई की ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, 1 घंटे यहाँ पर 4 विद्यार्थी है, 2 घंटे में 8 है दोस्तों, 3 घंटे में आपके 20 विद्यार्थी हैं, और 4 घंटे में आपके 28 विद्यार्थी हैं। तो इनका टोटल करेंगे, 28 प्लस आपका 4 हो गया 32, 32 प्लस 8 आपका 40 हो गया, और 20 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों आलेख दिया गया है एक, और यहाँ पर दिया गया है लड़कियों का प्रतिशत दिया गया है। यहाँ पर लड़कियों का प्रतिशत आपको दिया गया है। तो दिए गए चित्र में विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले लड़कियों का प्रतिशत दिया गया है। सावधानी से पढ़कर निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ये किसका प्रतिशत है, लड़कियों का प्रतिशत है, और यहाँ पर ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या में लड़के और लड़कियाँ दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है विद्यालय में टी में लड़कों की संख्या है, तो विद्यालय टी जो है इसमें लड़कों की संख्या कितनी है, तो टोटल 1250 है। अब इसमें लड़कियां कितनी हैं वो देखिए पहले। टी में लड़कियां हैं आपकी 40, तो लड़के कितने हो जाएंगे दोस्तों 1250, 40 तो लड़कियां हैं, तो लड़के आपके 60 हो जाएंगे। तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 125 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना निकल के आएगा 750 आपका निकल के आ जाएगा। ये आपके कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। देखिए लड़कियाँ 40 है तो लड़के कितने होंगे 60% होंगे ना, तो 60% से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1250 को। आगे देखिए, विद्यालय पी तथा क्यू में मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या है।
तो पी और क्यू में मिलाकर औसत संख्या कितनी है? तो देखिए भैया, पी में आपकी 2500 है, क्यू में 3000 है, इनका औसत आपको निकालना है। तो 2500 प्लस 3000 आपको करना पड़ेगा, तो ये 5500 हो गया। और इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो औसत आपका निकल के आ जाएगा। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 2 बार भाग गया, फिर आपका 7 बार भाग गया, फिर आपका 5 बार गया, तो 2750 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों आपका ग्राफ दिया गया है और यहाँ पर क्या दिखाया गया है एक बार पढ़िए। नीचे दिए गए ग्राफ को सावधानी से अध्ययन कीजिए, फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गैर विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है। तो ये कौन से गांव हैं आपके? गैर विद्युतीकृत, यानी कि जिनमें विद्युत आपकी नहीं हो रखी है। तो गैर विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है। किस राज्य में विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत अधिकतम है? तो यहाँ पर विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत अधिकतम किस में है, ये आपसे पूछा गया है। तो गैर विद्युतीकृत जो सबसे कम है उसमें आपके विद्युतीकृत सबसे ज़्यादा होंगे, तो सबसे कम सी में है, यानी कि सबसे ज़्यादा विद्युत आपकी यहीं हो जाएगी। तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगर केंद्र सरकार शीघ्रता से विद्युतीकृत कराने के लिए सहायता देने का निर्णय करती है और सबसे कम विद्युतीकृत गाँव वाले राज्य से आरंभ करती है, तो वरीयता क्रम में कौन सा राज्य चौथे क्रम में आएगा? तो सबसे कम विद्युतीकृत गाँव से आरंभ करना है। तो सबसे कम विद्युतीकृत गाँव कौन सा है? ये आपका डी है। और चौथे नंबर का आपको देखना है, तो ये डी है, ये पहला है, फिर आपका ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा हो जाएगा। तो ये चौथा है, यानी कि एफ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही जाएगा। अब आगे देखिए, कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट और इंसर्ट जो ये कुंजियाँ होती है दोस्तों, ये किस प्रकार की कुंजी आपकी होती है? तो ये आपकी स्पेशल कीज़ होती है, विशिष्ट कुंजी आपकी होती है। आगे देखिए, एलसीडी का पूरा नाम है। तो एलसीडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपका हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। GUI का पूरा नाम आपका क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या करता है दोस्तों? तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है यह आपका इनपुट आउटपुट एक्सेस की गति को त्वरित करता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, बाकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है और यहाँ पर दिया गया इनपुट आउटपुट एक्सेस की गति को त्वरित करता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। एक बुट स्ट्रैप है, तो एक बुट स्ट्रैप आपका क्या होता है दोस्तों? तो बुट स्ट्रैप जो होता है ये आपका दोस्तों एक छोटा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम होता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो छोटा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम होता है वो आपका क्या कहलाता है? बुट स्ट्रैप कहलाता है। आगे देखिए, इंटरप्रेटर किसका प्रकार है? तो इंटरप्रेटर और आपका कंपाइलर ये क्या करते हैं दोस्तों? ये आपके लैंग्वेज ट्रांसलेशन होते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये किस प्रकार के आपके हो जाएंगे दोस्तों? तो ये आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कैसे सॉफ्टवेयर हो जाएंगे? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो ये आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल एवं हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है? तो कर्नेल के साथ और आपके हार्डवेयर के साथ इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस सवाल का आंसर आप क्या करेंगे दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये एक सवाल आप लोगों के लिए है, इसको सर्च कीजिए, आपके नोट्स में चेकआउट कीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आसान सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक से अधिक अनुप्रयोग करने की विशेषता क्या कहलाती है? विशेषता होती है ये क्या कहलाती है? आपकी मल्टीटास्किंग कहलाती है। निम्न में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार यहाँ पर कौन सा डेस्कटॉप आपका नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। मैक ओएस, इसके अलावा अगर लिनक्स, विंडोज़ और यहाँ पर एंड्रॉयड आपका दिया गया है। तो कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है दोस्तों? तो ये आपका एंड्रॉयड हो जाएगा। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है आपका एंड्रॉयड। निम्न में से कौन सा दृश्य हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है? तो ये कौन सा दर्शाएगा आपका दोस्तों? पेज लेआउट व्यू हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। MS ऑफिस में कौन सा पैराग्राफ संरेखण विकल्प नहीं है? तो कौन सा पैराग्राफ जो है दोस्तों ये आपका संरेखण विकल्प नहीं है? तो ये आप देखिए, बिफोर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। तो आपका बिफोर अलाइनमेंट नहीं होता है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। लेफ्ट होता है, राइट होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट भी आपका होता है। आगे देखिए, MS वर्ड में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक है। तो अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए जो की स्ट्रोक है वो आपसे पूछी गई है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी भैया? शिफ्ट प्लस F5 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? शिफ्ट प्लस F5 आपकी हो जाएगी। MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है?
तो MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत आपका कितना होता है, तो ये आपका कितना होता है 500 होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताना MS एक्सेल में कितना होता है दोस्तों, MS एक्सेल में आपका कितना होता है ये आप बताना। MS एक्सेल वाला पिछली बार आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, हो सकता है इस बार आपका 4th ग्रेड में पूछा जाए। आगे देखिए गटर किससे संबंधित है, तो गटर आपका किससे संबंधित है, तो ये मार्जिन से संबंधित है। एक्सेल में एक वैलिड फॉर्मूला किससे शुरू होता है, तो एक्सेल में एक वैलिड फॉर्मूला जो होता है ये इक्वल टू से शुरू होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा, इक्वल टू से शुरू होता है। अगला सवाल है MS एक्सेल में किस कमांड से वर्कशीट की पिछली सीट पर जाया जाता है, तो किस कमांड से वर्कशीट की पिछली सीट पर जाया जाता है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, पिछली सीट पर आपको जाना है तो कंट्रोल प्लस पेजअप आपकी हो जाएगी। आगे देखिए वी लुकअप कार्य करता है, तो वी लुकअप जो है ये किसका कार्य करता है, तो दोस्तों ये रिकॉर्ड ढूंढता है, मिलते जुलते जो आपके रिकॉर्ड होते हैं उनको ढूंढता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, तो पावर पॉइंट में आपका कौन सा व्यू नहीं होता है, तो आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉटर व्यू, कौन सा व्यू यहाँ पर आपका नहीं होता है पावर पॉइंट के अंतर्गत, ये आपको बताना है भैया, बताइए। तो पावर पॉइंट के अंतर्गत दोस्तों आपका आउटलाइन व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड शॉटर व्यू होता है, लेकिन आपका स्लाइड शो व्यू नहीं होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगर आप पावर पॉइंट चलाते हो तो आपको पता होगा आउटलाइन व्यू वहाँ पर दिखता है, स्लाइड शॉटर भी दिखता है और नॉर्मल व्यू भी दिखता है, लेकिन स्लाइड शो व्यू यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड की साइज़ क्या होती है, तो पावर पॉइंट में दोस्तों आपकी जो साइज़ होती है वो कैसी होती है, लैंडस्केप टाइप की होती है। ठीक है, पावर पॉइंट में कैसी होती है, लैंडस्केप टाइप की होती है, पोर्ट्रेट नहीं होती है, यानी 16:9 यहाँ पर आपका सही होगा। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड लाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो प्रेजेंटेशन में अगर आपको नई स्लाइड डालनी है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी, कंट्रोल+M आपकी हो जाएगी। इंटीग्रेटेड सर्किट को किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो IC को सबसे पहले किस पीढ़ी में प्रयोग में लिया गया था दोस्तों, तो IC को आपके तीसरी पीढ़ी में सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है यानी समानांतर है और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, तो तारों का समूह ये किसके रूप में जाना जाता है, ये आपके बस के रूप में जाना जाता है। BUS बस यहाँ पर आपका राइट होगा। कोबोल एवं पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है, तो कोबोल और पास्कल जो है दोस्तों ये किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपके उदाहरण हो जाएंगे, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये सवाल मैंने टेलीग्राम पर अपलोड किया हुआ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगी आपकी कोबोल और पास्कल। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा और ये सवाल आपका एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा। एक जेटाबाइट आपकी किसके बराबर होती है, तो एक जेटाबाइट आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 1024 GB, 1024 TB, 1024 आपकी ZB या 1024 EB। तो ZB तो वैसे ही नहीं होगा, ZB पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1024 EB यहाँ पर हो जाएगा, एक्साबाइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा वेब पेज अलग प्रयोग करने वालों के लिए अलग तरीके से प्रदर्शित होता है, तो अलग कार्य करने वालों के लिए अलग तरीके से प्रदर्शित होता है, तो ये कौन सा आपका होता है दोस्तों वेब पेज, तो ये डायनामिक वेब पेज आपका होता है। वेब पेज का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं, तो वेब पेज का जो प्रयोग होता है उससे क्या तैयार किए जाते हैं, तो HTML यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 HTML आपके तैयार किए जाते हैं। SMTP की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो SMTP का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे देखिए मेल भेजने पर प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं चले कि यह संदेश अन्य किन किन व्यक्तियों को भेजा जा चुका है, तो उक्त के लिए किस फील्ड का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए आपकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग किया जाता है, यानी BCC आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv6 का प्रकार है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक करके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर आप पिन में देख लेना, पिन में कर दूंगा। ठीक है, इसका आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा। आगे देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वितीय वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो द्वितीय वैश्विक पारंपरिक आपका चिकित्सा शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों इसका आयोजन आपका कहाँ पर किया जाएगा, WHO के द्वारा। तो इसका आयोजन जो है दोस्तों ये कहाँ पर किया जा रहा है, आपका जामनगर गुजरात में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, जामनगर गुजरात में। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो सतत विकास रिपोर्ट में यानी SDG के जो इंडेक्स आए थे उसमें आपकी भारत की रैंकिंग क्या रही थी, 99 यहाँ पर रही थी। आगे देखिए इस सवाल को भी दोस्तों मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा। अगला सवाल देखिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य है, तो तीसरा राज्य पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला कौन सा हो जाएगा,
तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो तीसरा राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। तीसरा कौन सा हो गया आपका? त्रिपुरा हो गया। आगे देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये दोस्तों टेलीग्राम पर मैंने अपलोड किए हुए हैं, आपके जो भी अवार्ड मिले हैं इंपॉर्टेंट है, देख लेना उनको एक बार। केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा 23 लेखकों को युवा पुरस्कार दिया जाएगा। तो 23 लेखकों को दिया जाएगा, ये बात सही है दोस्तों। यहाँ पर युवा के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि युवा मिले हैं, इसके अलावा बाल पुरस्कार भी आपके मिले हैं। तो युवा साहित्य पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार दोनों दिए गए हैं। वर्ष 2025 के लिए संस्कृत भाषा के लिए यह पुरस्कार धीरज कुमार पांडे को दिया गया। तो संस्कृत भाषा के लिए यह पुरस्कार धीरज कुमार पांडे को दिया गया, ये बात भी आपकी सही है। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 भोगीलाल पाटीदार को दिया गया, ये बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि भोगीलाल पाटिया को दोस्तों आपका बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है, राजस्थानी वाला। ठीक है, पखेरुनी पीड़ा इनके द्वारा लिखी गई है, उसके लिए भोगीलाल पाटीदार को दिया गया है। जबकि राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा वाला किसको दिया गया? तो ये पूनम गुप्ता है आपकी, उनको दिया गया है दोस्तों आपके। ठीक है, एक आपकी कविता है अंगस्त्र आंगने करके, उसके लिए दिया गया है। तो ये थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, म्यूनिक जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 के तीसरे चरण में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक आपका जीता है व्यक्तिगत स्पर्धा में? दोस्तों 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते गए हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत स्पर्धा की बात की जा रही है, तो व्यक्तिगत स्पर्धा में आपके सुरुचि इंदर सिंह ने जीता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो बंतुता अर्जुन है, इन्होंने आपके मिक्स श्रेणी में जीता है, मिश्रित में जीता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इंदर सिंह होगा। आगे देखिए, हाल ही में कहाँ राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो ये आपका बूंदी में किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर बीड़ पापड़ सफारी, तो बीड़ पापड़ सफारी का शुभारंभ आपका कहाँ पर हुआ है? तो बीड़ पापड़ सफारी जो है दोस्तों, इसका शुभारंभ आपका कहाँ पर किया गया? तो ये आपका जयपुर में किया गया है दोस्तों। कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया आपका, नाहरगढ़ में। तो बीड़ पापड़ सफारी का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है भैया? जयपुर में आपका हुआ है। आगे देखिए, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान जो है दोस्तों, इसका अध्यक्ष चुना गया है। तो ये किसको चुना गया, ये आपको बताना है। तो ये आपके वी श्रीनिवास को चुना गया है। किसको चुना गया? वी श्रीनिवास। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया? वी श्रीनिवास को आपका चुना गया है। आगे देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग के तहत राज्य में किस विश्वविद्यालय ने लैंगिक समानता में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो लैंगिक समानता में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये आपके वनस्थली विद्यापीठ ने किया है, वनस्थली विश्वविद्यालय ने किया है। आगे देखिए, निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इनमें से कौन सा आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है? बैक्टीरिया वाला कौन सा नहीं है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, काली खांसी, पीलिया रोग। तो ये तो ट्रिक्स के माध्यम से आपने याद कर रखा होगा दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीलिया रोग हो जाएगा। डोट्स प्रोग्राम का संबंध है, तो डोट्स प्रोग्राम जो है दोस्तों, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा? टीबी से हो जाएगा, क्षय रोग से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों सुमेलित करना है, क्या आपका राइट आंसर होगा? तो इंग्लिश में आसान रहता है, इंग्लिश में देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का दिया गया है, तो इसमें तो आपका 2 हो जाएगा। माइक्रोबैक्टीरिया में आपका ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। कोलेरा में आपका विब्रियो कोलेरी हो जाएगा। ठीक है, मिजल्स में आपका क्या हो जाएगा? मिजल्स में आपका हो जाएगा साइमोनेला टाइफी, और लेप्रोसी में आपका ये हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन 3 यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिए, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विप्रयासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जो 2 विप्रयासी स्वरूप होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग नहीं है? तो आनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? हीमोफीलिया आपका होता है, वर्णांधता होता है, दाब कोशिका अरक्तता होता है, डिप्थेरिया यहाँ पर नहीं होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जंतु कोशिका में संग्रहित भोजन का प्रकार है, तो जंतु कोशिका जो होती है दोस्तों, इसमें संग्रहित भोजन का प्रकार कैसा हो जाएगा? तो ग्लाइकोजन के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। और पादप का पूछा जाए तो स्टार्च यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। लंबे समय तक असंतुलित भोजन ग्रहण करने से उत्पन्न हुई पोषण विसंगति है, तो लंबे समय तक अगर असंतुलित भोजन आप ग्रहण करते हो तो उससे उत्पन्न हुई पोषण विसंगति आपकी क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं, तो सामान्यतः अधातु जो होते हैं ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं, लेकिन निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का अच्छा चालक होता है आपका। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए,
धातुओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, तो ये बात सही है। धातुएं क्या होती है, थोड़ी कठोर होती है। धातु को पीटकर पतली चादर बनाना तन्यता कहलाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है बीटिंग मेटल्स इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ये डक्टिलिटी नहीं होती है दोस्तों। डक्टिलिटी तो आपकी खींचना होती है। जैसे कोई धातु है, अगर उसको आप पतले तार के रूप में खींचोगे तो वो आपकी तन्यता यानी डक्टिलिटी होती है। इसको क्या कहा जाता है, इसे मेलेबिलिटी कहा जाता है। मेलेबिलिटी से कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 आपका गलत हो गया, इसे मेलेबिलिटी कहा जाता है। ये गलत हो गया, ये सही हो गया। धातु में सामान्यतः ध्वनिक सोनोरस का गुण पाया जाता है। तो ये भी आपका सही बात है। सिल्वर और कॉपर धातु ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी, यानी 1, 3, 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वीकरण एक विधि है। तो गैल्वेनाइजेशन आपका किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो डायोप्टर से आपकी लेंस की क्षमता मापी जाती है। डायोप्टर से आपकी किसकी क्षमता मापी जाती है, लेंस की क्षमता मापी जाती है। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है। तो प्रकाश उसके घटकों में डिवाइड हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका तब होता है जब जो किरण है वह आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी और हीरे से जब कांच में जाती है दोस्तों, तब आपका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हीरे से आपकी कांच में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन की नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर नहीं है। तो पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन क्रिया, दूध से दही का बनना, लोहे का चुंबक में बदलना। तो लोहे का चुंबक में बदलना आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वहाँ पर आपका पदार्थ नहीं बदल रहा है। निम्न पर विचार कीजिए, कटे हुए सेब का कुछ समय पश्चात भूरे रंग में बदलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेब को जब काट दिया जाता है तो वो भूरे रंग में बदलना रासायनिक क्रिया होती है वहाँ पर। शक्कर का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोनों बातें सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्न में से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन आपका जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है लेकिन इलेक्ट्रॉन की आपकी हानि होती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, आपका दोस्तों ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन जुड़ता है इसका मतलब ये मत समझ लेना भाई इलेक्ट्रॉन का आपका लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। बिना बुझा हुआ जो चूना होता है उसके साथ जल की अभिक्रिया कराने पर कौन सा प्रक्रम आपका होता है। तो दोस्तों बुझा हुआ चूना जो होता है CaO, उसमें आप जब जल की अभिक्रिया कराते हो तो CaOH का होल ट्वाइज आपका बनता है। तो और वहाँ पर ऊष्मा भी आपकी निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा निकलती है आपकी। निम्न में से कौन सी धातु अमलगम मिश्र धातु बनाती है। तो अमलगम मिश्र धातु आपकी कौन सी बनाती है दोस्तों, तो ये आपकी पारा बनाती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, अपशिष्ट निपटान की किस विधि में अपशिष्ट को जलाया जाता है। तो अपशिष्ट निपटान की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अपशिष्ट को जलाया जाता है। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, आपकी भस्मीकरण हो जाएगी। निम्न में से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ है। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे, तो कागज, कपड़ा, गोबर खाद, ये तीनों के तीनों आपके जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे, क्योंकि इनका अपघटन हो जाता है दोस्तों। तो जिनका अपघटन हो जाता है उन्हें जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही होगा। आगे देखिए, मेंडल द्वारा मटर के चुने गए विप्रयासी लक्षणों में से कौन सा नहीं है। तो मेंडल के द्वारा जो विप्रयासी लक्षण आपके चुने गए थे 7, उनमें से यहाँ पर कौन सा नहीं है। बीज का आकार, तने की ऊंचाई, पुष्प का रंग, पुष्प का आकार। तो दोस्तों बीज का आकार, बीज का रंग, ठीक है, तने की ऊंचाई भी यहाँ पर ली गई थी, पुष्प का रंग भी यहाँ पर लिया गया था। ठीक है, लेकिन पुष्प का आकार यहाँ पर नहीं लिया गया। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे देखिए, निम्न में से संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो संयोजी उत्तक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो रक्त आपका एक संयोजी उत्तक होता है, अस्थि भी आपकी होती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही जाएगा। आगे देखिए, फेफड़ों का ज्वारीय आयतन कितना होता है दोस्तों। तो फेफड़ों का ज्वारीय आयतन कितना होता है आपका, तो ये लगभग आपका 500 ml होता है, 0.5 लीटर आपका होता है, ये आप याद रखिएगा। तो फेफड़ों का ज्वारीय आयतन कितना हो जाएगा, 500 ml आपका हो जाएगा। पर्वतारोहण के दौरान ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है। तो जब पर्वतारोहण के दौरान जो ऊंचाई पर सांस लेने का कठिनाई का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो जब ऊंचाई पर जाते हैं दोस्तों तो आपकी सांस लेने में कठिनाई होती है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या हो जाएगा, अत्यधिक ठंडा मौसम, ये तो नहीं होगा। तीव्र गति की पवनें, ये भी नहीं होगा। अधिक वायुदाब या कम वायुदाब, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक वायुदाब।
अधिक वायुदाब अधिक होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर ये जो पूछा गया है, सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में कठिनाई इस वजह से होती है दोस्तों, क्योंकि जो बाहर का जो दाब है, जो हमारे शरीर का दाब है, वो ज़्यादा हो जाता है बाहर के दाब से, यानी कि अधिक वायुदाब ही यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किडनी जो है ये किससे संबंधित है आपकी दोस्तों, ये उत्सर्जन तंत्र में आपकी आती है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, दो न्यूरॉनों के बीच के संगम स्थल को क्या कहते हैं। तो दो न्यूरॉनों के बीच का जो संगम स्थल होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। आगे देखिए, इंसुलिन, थायरोक्सिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर दिया गया है। इंसुलिन आपका दोस्तों अग्नाशय की बीटा कोशिका द्वारा रिलीज किया जाता है। थायरोक्सिन में आपका कौन सा हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि आपकी हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन आपका वर्षण के द्वारा हो जाएगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। तो यहाँ पर ए में आपका 2 होगा, बी में 1 होगा। ए में 2, बी में 1, दो में दिया गया है। सी में आपका 4 हो जाएगा और डी में आपका 3rd हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3rd यहाँ पर आपका सही है। तो ये आप याद रखना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। तो पश्चिम मस्तिष्क जो है इसका भाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो पश्चिम मस्तिष्क में आपका अनुमस्तिष्क आता है, इसके अलावा मेडुला एम्ब्लागंडा आता है और आपका पोन्स भी आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। निम्न में से मादा में निषेचन स्थल है। तो मादा में जो निषेचन होता है ये कहाँ पर होता है दोस्तों, तो ये आपकी डिंब वाहिनी में होता है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में आपका होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्न में से किस गुण के लिए एक समान एलील वाला जीव कहलाता है। तो एक समान एलील वाला जीव आपका क्या कहलाएगा, तो ये समयुग्मजी आपका कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों, समयुग्मजी। आगे देखिए, यहाँ पर ये इंग्लिश के सवाल है दोस्तों, आपको ट्रांसलेशन करना है। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है। तो माली बगीचे में क्या तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है। तो इसका आपको आंसर बताना है दोस्तों। वर्स इन द गार्डन, यहाँ पर गार्डन की बात की जा रही है, फील्ड की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विज्ञान ने अंधे को आंखें दी है। तो विज्ञान ने अंधे को क्या दी है दोस्तों, आंखें दी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो साइंस हैज़ गिवन आइज टू द ब्लाइंड। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे देखिए, वह कल से अनुपस्थित है। तो वह कल से क्या है, अनुपस्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वह कल से अनुपस्थित है, यानी कि मॉर्निंग वाला तो वैसे भी नहीं होगा यहाँ पर। तो ही हैज़ बीन एबसेंट सिंस येस्टरडे। ठीक है, इसके अलावा ही हैव बीन एबसेंट सिंस येस्टरडे, यहाँ पर ऑप्शन 3rd आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आप यहाँ कैसे आए। तो आप यहाँ कैसे आए, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हाउ डिड यू कम हेयर। ऑप्शन 3rd यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, हाउ डिड यू कम हेयर। आगे देखिए, बच्चा 1 घंटे से रो रहा था जब माँ ने उसे दूध पिलाया। तो यहाँ पर ऑप्शन 3rd आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ड्राफ्ट इज पुट अप फॉर अप्रूवल। तो ड्राफ्ट इज पुट अप फॉर अप्रूवल, इसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताना है। मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, पत्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। तो ड्राफ्ट को मसौदा कहा जाता है। तो पहला ही आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, आर यू नॉट टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली। तो आर यू नॉट टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली, इसका क्या हो जाएगा आपका, आपको रोजाना व्यायाम करना चाहिए। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, क्या तुम नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, वी शुड लीड अ लाइफ फ्री फ्रॉम फियर, ये पहला आपका सही हो जाएगा, हमें भयमुक्त जीवन जीना चाहिए। वी शुड लीड अ लाइफ फ्री फ्रॉम फियर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वह अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या करता है। तो वह अपने पड़ोसियों से क्या करता है, ईर्ष्या करता है। आगे देखिए, आई वंडर इफ़ इट्स ट्रू। आई वंडर इफ़ इट्स ट्रू, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ट्रू का क्या होता है, सच होता है, संदेह थोड़ी होता है। यहाँ पर आई वंडर बोला है, इफ़ इट्स ट्रू, मैं सोच रहा हूँ क्या सच है, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है, मुझे यकीन नहीं है, मुझे उसके सच होने पर यकीन नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ क्या सच है। आगे देखिए, ऑथेंटिक के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द आपका क्या हो जाएगा, प्रमाणिक हो जाएगा। ऑटोनोमस के लिए क्या हो जाएगा, तो ऑटोनोमस के लिए आपका क्या हो जाएगा, स्वायत्त हो जाएगा दोस्तों। स्वायत्त को ऑटोनोमस कहा जाता है। 98 देखिए, मेमोरेंडम जो है इसके लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है, तो मेमोरेंडम के लिए ज्ञापन आपका हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है, तो अकाउंटेबिलिटी किसको कहा जाता है, जवाबदेही को कहा जाता है। होनरेरी जो है इसका मतलब क्या होता है आपका, अवैतनिक होता है। होनरेरी का मतलब अवैतनिक हो जाएगा। प्रोबेशन का पूछा गया है, प्रोबेशन का आपका परिवीक्षा हो जाएगा दोस्तों। प्रोबेशन का हिंदी मतलब आपका क्या हो जाएगा, परिवीक्षा हो जाएगा। इनिशियल आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इनिशियल्स जो है ये किसे कहा जाता है, ये लघु हस्ताक्षर को कहा जाता है। लघु हस्ताक्षर को क्या कहा जाता है, इनिशियल्स कहा जाता है। ह्यूमैनिटेरियम, तो ह्यूमैनिटेरियम जो है इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है, तो ह्यूमैनिटेरियम का मतलब होता है मानवतावादी। मानवतावादी का मतलब हो गया मानवीय,
यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, ग्रांट के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो ग्रांट के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो ग्रांट का मतलब आपका क्या हो जाएगा? अनुदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुदान हो जाएगा। सब ऑर्डिनेट के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो सब ऑर्डिनेट के लिए क्या यूज में लिया जाता है? अधीनस्थ यूज में लिया जाता है। ग्रेचुटी के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो ग्रेचुटी के लिए कौन सा यूज में लिया जाएगा दोस्तों? तो निर्वाह भत्ता। क्या कहा जाएगा ग्रेचुटी को? निर्वाह भत्ता। काउंसिल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो काउंसिल किसका हो जाएगा? परिषद का हो जाएगा। और गजट दिया गया है, तो गजट का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका राजपत्र होता है। गजट का मतलब क्या हो जाएगा? राजपत्र आपका हो जाएगा। प्रोसिक्यूट यहाँ पर दिया गया है, प्रोसिक्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? अभियोग चलाना। अभियोग चलाना आपका प्रोसिक्यूट का मतलब हो जाएगा। आगे देखिए, अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है, तो अपरिहार्य जो है इसका अंग्रेजी पर्याय क्या हो जाएगा? अनअवॉइडेबल। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। मसौदा, अभी मैंने आपको बताया मसौदा का मतलब क्या हो जाएगा? आपका ड्राफ्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अकाउंटेबल के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, तो अकाउंटेबल के लिए कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? इसके लिए उत्तरदायी आपका हो जाएगा। अकाउंटेबल के लिए उत्तरदायी आपका हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो ब्यूरोक्रेसी के लिए आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? अधिकारी तंत्र आपका हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नोटिफिकेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा आपका, तो नोटिफिकेशन किसे कहा जाता है? अधिसूचना को कहा जाता है। और सूचना को क्या कहा जाता है? इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। आगे देखिए, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, तो एट द एंड ऑफ क्वेश्चन आपका क्वेश्चन मार्क यूज में लिया जाता है। व्हाट पंक्चुएशन मार्क यूज एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आपका फुल स्टॉप यूज में लिया जाता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। व्हाट इज द यूज ऑफ अ कोमा, कोमा का क्या यूज है दोस्तों? तो टू शो अ पोज इन अ सेंटेंस। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट पंक्चुएशन इज यूज टू शो एक्साइटमेंट और सरप्राइज, तो एक्साइटमेंट और सरप्राइज के लिए आपका कौन सा यूज में लिया जाता है? तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आपका यूज में लिया जाता है। ऑप्शन 4 सही होगा। अंतिम सवाल है आपका, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन, तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा? तो सबसे पहले द आपका कैपिटल में आ गया, द सन इज हॉट, और यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ पर डॉट आ गया, तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 120 सवाल थे वो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।